हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैं जहां अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। सो इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए जो टोटल रिफ्लेक्शन इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है वो क्या होता है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि टीआईआर होता क्या है। देखो, जब भी हम किसी के रिफ्रैक्शन की बात करते हैं या फिर देखो रिफ्रैक्शन होता है क्या। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है कोई वेव डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, रेयर से डेंस में जाती है। ऐसा हम क्या मानते हैं भाई, रेयर है ये रेयर है और ये वाला डेंस है, ठीक है, इसमें आ रही है तो क्या होता है वो हमेशा नॉर्मल की तरफ आ जाता है। भाई अपनी उसकी वेलोसिटी जो होती है वो कम हो जाती है, वेलोसिटी कम करने के लिए वो अपना पाथ को डिक्रीज कर देती है। अब यहां पे हम क्या ले रहे हैं भाई, डेंस से रेयर में जा रहा है, तो जब यार डेंस से रेयर में जाएगा तो उस केस में क्या होगा, देखो ये डेंस मीडियम है, डेंस मीडियम है, ये नीचे वाला डेंस से रेयर में जा रहा तो क्या होगा, नॉर्मल से हट जाएगा। भाई ये नॉर्मल, अगर मैं नॉर्मल ले रहा हूं ये वाला नॉर्मल है मेरा, ये वाला, तो ये क्या होगा, इससे हट जाएगा, मतलब ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ जाएगा। जब हम डेंस की बात करेंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ जाएगा और जो ट्रांसमिशन होगा इसका वो भी बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि भाई जब भी हम रिफ्रैक्शन करते हैं डेंस से रेयर में जाते हैं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बन जाता है। अब बात आती है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। देखो ये क्या हो रहा है, इससे ना दिस दिस वेव इज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये बार बार उससे हट रही है। जो मैंने ये वाला एंगल बढ़ाया, ये वाला एंगल बढ़ाया, ये और बढ़ गया, ये वाला एंगल और बढ़ गया। भाई मैंने यहां से ये वाला एंगल बढ़ाया, ये वाला एंगल और बढ़ गया, फिर मैं थोड़ा सा और बढ़ा, एक पर्टिकुलर ऐसा एंगल आता है जब ये वेव पूरा का पूरा यहां से रिफ्लेक्ट नहीं होता, बराबर जस्ट इसके ऊपर आ जाता है, और वो वाला एंगल जो होता है उसको कहते हैं टोटल इंटरनल एंगल रिफ्लेक्शन। और उससे मैं अगर जो 1 डिग्री थोड़ा सा मैंने बढ़ा दिया तो ये वापस क्या हो जाएगा, उसी वेव का उसी मीडियम में क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। यानी कि आप समझ रहे हैं, पहले रिफ्रैक्शन हो रहा है और एक पर्टिकुलर ऐसा एंगल होता है जिसपे वो उसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसको कहा जाता है। ठीक है, अब हम इसके लिए बात करते हैं, वही चीज मैंने यहां लिख रखी है। व्हेन अ वेव प्रोपोगेट फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, dense medium to rare medium, then the increasing angle of the incident ray, इंसिडेंट एंगल बढ़ेगा तो डिफ्लेक्शन भी बढ़ेगा, ऑल्सो डिफ्लेक्शन ऑल्सो इंक्रीज एंड द एंगल ऑफ ट्रांसमिशन इंक्रीज, एंगल ऑफ ट्रांसमिशन भी बढ़ेगा। एट द सर्टेन वैल्यू ऑफ द इंसिडेंट, बहुत सारी वैल्यू पे क्या हो रहा है, थीटा, जब ट्रांसमिशन एंगल 90 डिग्री है एंड द सर्टेन एंगल ऑफ इस सर्टेन एंगल इज कॉल्ड द क्रिटिकल एंगल, मतलब एक ऐसा एंगल जो हो रहा है जहां पे वो एकदम 90 डिग्री हो रहा है। भाई एक पर्टिकुलर ऐसा एंगल हो रहा है, जब मैं यहां से डेंस इसमें डाल रहा हूं तो वो वेव सिर्फ इसके ऊपर ही आ जाती है, उस एंगल को कहते हैं क्रिटिकल एंगल। और उससे जो ही आप 1 डिग्री थोड़ा एंगल बढ़ाओगे तो वापस क्या हो जाएगा, वो फर्दर, फिर लिख रहा है ना आगे, क्रिटिकल एंगल ऑन फर्दर इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ द इंसिडेंट एंगल थीटा आई। और अगर मैं थीटा आई का वैल्यू बढ़ा दूंगा, देयर इज नो ट्रांसमिशन, अब आपको ट्रांसमिशन नहीं मिलेगा, अब आपको रिफ्लेक्शन मिल जाएगा। क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ट्रांसमिशन नहीं मिल रहा है, उसका रिफ्लेक्शन भी नहीं हो रहा है, उसी मीडियम में वापस वो क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, उसको हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब पूरा का पूरा अंदर ही अंदर उसका रिफ्लेक्शन हो गया, वो बाहर ही नहीं आ पाया, उसको हम कहते हैं यहाँ पे टीआईआर। ठीक है, अब ये होता कैसे, मैं बात कर रहा हूं, ये मीडियम 1 है, समझा आप इसको थोड़ा सा। जैसे कि हम यहाँ पे लाइक इसको मीडियम 1 ले लेते हैं, ये ऊपर वाला मीडियम 1 है, नीचे वाला मीडियम 2। अगर मैं ऐसे लूंगा तो थोड़ा हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि जनरली हमने सबने पढ़ रखा है इस टाइप, हमने डायग्राम कैसे पढ़ रखा है, ऐसा वाला डायग्राम पढ़ रखा है। अगर मैं ऐसे वाला डायग्राम बताऊं तो हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजन हो जाए। तो हम इसी को समझते हैं ऊपर वाला मीडियम 1 है, नीचे वाला मीडियम 2 है, या फिर नीचे वाले को 1 ले लेते हैं क्योंकि नीचे वाला डेंस है, ऊपर वाला 2 हो जाएगा। चलो, ये वाला मीडियम कैसा है, डेंस मीडियम है, ये वाला मीडियम कैसा है, रेयर मीडियम। अब वेव जो हो रही है वो कहां से जा रही है, वेव का इंसिडेंट कहां से हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है यहां से, ये इंसिडेंट हुई वेव। अब यहां पे इंसिडेंट हुई, ये वाला इसका जो एंगल है, या फिर चलो इधर से डालते हैं ना, इधर से डालते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पे ये वेव यहां से इंसिडेंट हुई, और जब इंसिडेंट होगी तो ये वेव आगे चलेगी। ठीक है, अब इसका क्या होगा, आगे रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा, सॉरी रिफ्रैक्शन होगा, तो ये जाएगी आगे, इस तरह ये क्या हो रही है, बाहर जा रही है। ठीक है, ये गई बाहर, ये इसका हो गया रिफ्रैक्शन। अब इसका रिफ्रैक्शन होगा, ये नॉर्मल है, नॉर्मल किसको ले रहा है, इसको ले रहा है, ये वाला नॉर्मल। सो दिस इज द नॉर्मल, नॉर्मल ये नहीं, सॉरी 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 सॉरी, नॉर्मल ये होगा, नॉर्मल ये होगा। तो पहले तो नॉर्मल का एंगल ये जो था वो थीटा आई हो गया, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, थीटा आर हो जाएगा, सॉरी थीटा टी, ट्रांसमिटेड ट्रांसमिटेड थीटा टी। अब कुछ पोर्शन जो है वो इसका इधर आएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कुछ पोर्शन वैसे आता नहीं है, रिफ्लेक्शन होता नहीं है, पर हम ऐसा मानते हैं, चलो आप इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे,
हमने कहा भाई रे निकली यहां से, थीटा आई से वहां गई, ठीक है। अब यहां पे भाई साहब एक ऐसा क्रिटिकल एंगल मिलता है, अब मैं ना बार बार ये प्रोसेस नहीं करूंगा, सीधा मैं क्रिटिकल एंगल पे डाल दूंगा। अब जो ही मैंने क्रिटिकल एंगल पे डाला, ये वाला एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल थीटा सी, इसको कहेंगे क्रिटिकल एंगल, ठीक है। ये रे ऐसे गई, ये मिल गया, अब डबल आ रहा है ये, अब वापस कहां मिलेगा आपको, जस्ट इसके ऊपर, वापस जो अगली नेक्स्ट रे की मिलेगी जस्ट इसके ऊपर मिल जाएगी, और ये हो जाएगा थीटा, है ना, डबल डबल एरो जो इसके लिए। क्या हो रहा है यहाँ पे, थीटा जस्ट 90 डिग्री हो रहा है, कितना हो रहा है, थीटा 90 डिग्री होता है। तो ये वाला जो थीटा सी होता है उसको क्रिटिकल एंगल कहते हैं। अब इससे अगर मैं 1 डिग्री भी ज्यादा बढ़ा दूंगा, अगर मैं अब रेड वाले लाइन को यानी कि ये वाली रे को मैंने थोड़ा सा भी यहां से बढ़ा दिया, यानी कि ये 3 डॉट्स जो मैं लगा रहा हूं, 3 एरो लगा रहा हूं, तो ये वाली रे क्या हो जाएगी, इसके अंदर आ जाएगी। ये क्या हो गया, इसके अंदर आ गई। अब यहाँ पे ये एंगल बहुत ज्यादा हो गया, मतलब अब यहां से एंगल इधर से काउंट होगा माइनस में, इसको हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये होता है TIR, ठीक है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है इसका, क्रिटिकल एंगल होता है उसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं, इसका डेफिनेशन पूछ लिया जाता है। अब बात आती है इसमें कि जो आप यहाँ पे इसका रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट एंड ट्रांसमिटेड कॉफिशिएंट फाइंड करते हैं, ट्रांसमिटेड कॉफिशिएंट तो 0 हो जाएगा, ठीक है। वो यहाँ पे निकालना कैसे 0 होगा, देखो तो क्या करेंगे, फ्रॉम स्नेल्स लॉ। तो यार स्नेल्स लॉ की अगर मैं बात करता हूं तो वो क्या कहता है कि साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल, साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल अपॉन साइन ऑफ ट्रांसमिटेड एंगल, वो N2 अपॉन N1 होता है। मतलब ये होता है N12, इसके इक्वल होता है, ये N12 के इक्वल होता है, ये चीज ध्यान रखें, किसके इक्वल होता है, N12 के इक्वल होता है, या N21 कह सकता है, N21 लिखेंगे तो 1/2 हो जाएगा। अब क्या करना है, फ्रॉम, हम क्या जानते हैं भाई, थीटा आई जो है वो थीटा सी है, क्रिटिकल एंगल है, और थीटा टी जो है वो क्या है, π/2 है। भाई थीटा आई तो ये हो जाएगा भाई, क्रिटिकल एंगल पे ये π/2 हो जाता है, यानी कि 90 हो जाता है। तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा सी अपॉन ये हो जाएगा साइन π/2 इज इक्वल्स टू N2 अपॉन N1 हो जाता है। कहने का मतलब है कि जो क्रिटिकल एंगल जो होगा वो N2 अपॉन N1 के इक्वल हो जाएगा, या फिर आप यहां से क्रिटिकल एंगल फाइंड कर सकते हैं, दैट इज द साइन इनवर्स ऑफ N2 अपॉन N1, यानी कि जो इसके रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है, इसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स N2 है, इसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स N1 है। N2 में अगर आप N1 का डिवाइड करेंगे, यानी कि रेयर में डेंस का डिवाइड करके उसमें उसका साइन ले लेंगे, तो आपको क्रिटिकल एंगल मिल जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये तो हमने लिया भाई इसके इक्वल है। अब हमने कहा कि भाई ज्यो ही थीटा है, अब हमने तो कह दिया भाई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, मतलब ट्रांसमिशन यहाँ पे मिल ही नहीं रहा है, क्या मिल रहा है यहाँ पे, रिफ्लेक्शन मिल रहा है, वो तो हमने प्रैक्टिकली देखा, अब हमको मैथमेटिकली प्रूव करना पड़ेगा। तो हम क्या कह रहे हैं भाई, अब यहाँ पे इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, तभी आपको TIR मिलता है। उस केस में क्या होगा, देखो उस केस में ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा आई हो जाएगा, ये साइन थीटा टी ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा, N2 अपॉन N1 हो जाएगा, जो कि किसके इक्वल है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, वो किसके इक्वल हो रहा है, साइन थीटा सी, क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो रहा है, वो हमने ऊपर निकाल दिया। तो यहाँ पे जो ट्रांसमिटेड एंगल मिलेगा वो क्या मिलेगा, साइन थीटा आई, इसका वैल्यू निकालना, इसको ऊपर भेजो उसको नीचे लाओ, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा आई अपॉन ये हो जाएगा साइन थीटा सी, ये वैल्यू आ गया, तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। एंड क्या हो जाएगा, ये कॉस ऑफ थीटा टी क्या होता है, अब देखो कॉस का मतलब कॉस थीटा टी क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा टी, वैल्यू होता है ये इसका। अब क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ पे इसका वैल्यू रखूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आई अपॉन थीटा सी, देखो टी जो होता है उसका वैल्यू मैंने पुट कर दिया, यहां से मैंने वैल्यू पुट कर दिया, तो ये पूरा का पूरा कॉस में चेंज हो गया, तो क्या हो गया, कॉस थीटा टी इज इक्वल टू, अब देखो जब भी यहाँ पे माइनस को कॉमन लेंगे इसमें से, तो आयोटा आ जाएगा, माइनस को कॉमन ले लिया, माइनस को हमने कॉमन ले लिया, आयोटा आ गया, तो एक्चुअली ये टर्म क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा आई अपॉन ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा सी, क्योंकि जब भी हमने किसी भी स्क्वायर रूट में से माइनस कॉमन लेते हैं, तो माइनस स्क्वायर रूट यानी कि आयोटा जो होता है वो क्या होता है, रूट ऑफ -1, वो क्या हो गया, आयोटा हो गया। अब देखो ये आ गया cos थीटा। अब हमने इसकी वैल्यू क्यों निकाली, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी हमको जब हम यहाँ पे रिफ्रैक्शन कॉफिशिएंट फाइंड करेंगे, डेल ई नॉट आर अपॉन ई नॉट आई परपेंडिकुलर के लिए फाइंड कर रहे हैं, ई नॉट आर अपॉन ई नॉट आई, उसका वैल्यू क्या होता है, उसका वैल्यू होता है कॉस ऑफ थीटा आई माइनस, यहाँ पे होता है KT अपॉन KI, KT अपॉन KI का मतलब होता है N2 अपॉन N1, क्या होता है N2 अपॉन N1 हो जाएगा, ये आ जाएगा कॉस ऑफ थीटा टी, अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस ऑफ थीटा आई
प्लस ये हो जाएगा N2, नीचे क्या होता है, नीचे वापस KT अपन KI होता है, तो हो जाएगा N2 अपॉन N1 और आगे आ जाएगा ये cos ऑफ थीटा t। अब ये cos की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो मैं इसको बार बार नहीं लिख रहा हूं, इसको क्या कर रहा हूं, इसको मैं Q मान लेता हूं। तो ये क्या हो जाएगा, आयोटा Q मान लिया, तो इसको लिखेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा E नॉट R अपॉन E नॉट I, परपेंडिकुलर आपको मिलेगा वो हो जाएगा cos ऑफ थीटा I माइनस इसकी वैल्यू पुट करना है ना N2 अपॉन N1, तो N2 अपॉन N1 ये हो जाएगा आयोटा Q। भाई पूरा टर्म नहीं लिखा है, आयोटा Q लिख रहे हैं, इसको हमने Q मान लिया। ओके, ये क्या हो जाएगा cos ऑफ थीटा I प्लस ये क्या हो जाएगा N2 अपॉन N1, ये हो जाएगा आयोटा Q। अब ये पूरा इमेजनरी है, तो देखो जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं ना, इसका मॉड लेते हैं, देखो इमेजनरी को लिखते हैं तो उसको ट्रांजुगेट के फॉर्म में, देखो आगे समझेंगे क्या मतलब क्या होता है। तो आर परपेंडिकुलर जो अपने को मिलेगा यहाँ पे, आर परपेंडिकुलर जो मिलेगा उसका वैल्यू आ जाएगा, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ ई आर अपॉन ई नॉट आई, और ये जब साथ में लिखता है ना, जो कंपोनेंट लिखता है इमेजनरी का उसको ऐसे लिखता है, आपको ये सिर्फ ध्यान रखना है ये, और इसका वैल्यू आपको 1 मिलेगा हमेशा। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसका स्टार फाइंड करेंगे तो ये 1 होगा, और दूसरा टी आई जो होगा ना वो 0 होगा इसके लिए, क्योंकि टी आई 0 हो रहा है, मतलब ट्रांसमिटेड तो यहाँ पे हो ही नहीं रहा, ट्रांसमिशन तो हो ही नहीं रहा। तो भैया जब ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है तो क्या कहेंगे, सीधा का सीधा वो रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे आर परपेंडिकुलर प्लस टी परपेंडिकुलर क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीधा का सीधा उसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सीधा यहाँ पे उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। इसी प्रकार हम क्या फाइंड करेंगे, इसी प्रकार हम ई नॉट टी अपॉन क्या हो जाएगा, इसी प्रकार ई नॉट टी अपॉन ई नॉट आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ई नॉट टी अपॉन ई नॉट आई हो जाएगा। और वो पैरेलल के लिए होगा, उसका वैल्यू भी आपको 1 मिलेगा, जैसा हमने इसका फाइंड किया वैसे हम उसका फाइंड करेंगे, और इसको हम कहेंगे आर पैरेलल, इसको हम क्या कहेंगे, आर पैरेलल कहेंगे। और उसी प्रकार हम यहाँ पे टी पैरेलल फाइंड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी ये 0 होगा, इसमें ये 0 हो जाएगा। तो वापस क्या मिल रहा है, आर परपेंडिकुलर सॉरी पैरेलल प्लस टी पैरेलल जो है वो वापस 1 मिल रहा है। तो हमेशा ये चीज ध्यान रखें कि इन दोनों का वैल्यू जो तुम्हें 1 मिलता है। तो अब हम मैथमेटिकली प्रूव कर चुके हैं कि भाई दोनों केस में पर टी यानी कि ट्रांसमिशन तो मिल ही नहीं रहा है, दोनों में क्या मिल रहा है, रिफ्लेक्शन मिल रहा है। रिफ्लेक्शन कितना, पूरा कंप्लीट रिफ्लेक्शन मिल रहा है 1। तो कंप्लीट रिफ्लेक्शन मिल रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। आई होप आपको ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग MS Maths एंड सब्सक्राइब द चैनल MS Maths।